हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है। मैंने ऑलरेडी शीट नंबर 1 से 23 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। और पेपर 1 का है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी है ना, इकोनॉमिक्स, झारखंड के 10 प्रश्न, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलेनियस सभी है प्रश्न। तो इसमें 100 प्रश्न है पेपर 1 के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई होप सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 है, भीमकर ने अपनी राजधानी चुटिया के स्थान पर किसे बनाया था। देखिए, अगर हम लोग सबसे बात करेंगे नागवंशी राज्य की राजधानियों में, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ था, तो सुतियाम्बे। तथा अगर अंतिम राजधानी की बात करेंगे तो कहाँ था, रातूगढ़। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भीमकर ने अपनी राजधानी चुटिया के स्थान पर किसे बनाया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका खुखरा हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विभिन्न कालों में चेंज किए गए हैं संस्थापक। जैसे देखेंगे तो सुतियाम्बे से चुटिया लगा वो फनी मुकुट राय है, चुटिया से खुखरा लगा वो प्रताप राय है, ठीक है। खुखरा से दोईसा लगा वो भीमकर्ण है, दोईसा से अगर पालकोट की बात करेंगे तो दुर्जन शाह है, पालकोट से अगर पालकोट भैरव बात करेंगे तो जगन्नाथ सहदेव है, और जो लास्ट राजधानी है आपका रातूगढ़ वो लेगा और उदयनाथ सहदेव है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे नागवंश के प्रथम राजधानी तो सुतियाम्बे और अंतिम राजधानी तो रातूगढ़। यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि भीमकर्ण की अपनी राजधानी चुटिया के स्थान पर किसे बनाया, तो वह था खुखरा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, सेकंड में ढाल विद्रोह कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था और यह 1767 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए इज राइट, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1767 से 1777 ईस्वी तक हुआ था, 10 वर्ष तक ये चला था। तो ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे 1770 में, तो बताइए यहाँ पे क्या हुआ था, चेरो विद्रोह। 1771 में बात करेंगे तो क्या हुआ था, भोक्ता विद्रोह। और 1767 में तो ये तो ढाल विद्रोह ही है। 1769 में देखेंगे तो ये था आपको चुआर विद्रोह। क्वेश्चन नंबर सी से राइट आंसर हो जाएगा 2 का। नेक्स्ट है 3 में, इनमें से कौन सा झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है। तो देखिए, झारखंड के अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल 32 जनजाति रहता है। अनुसूचित 32 अनुसूचित जनजाति है, जिसमें 8 आदिम जनजाति है। 8 कौन है, आदिम जनजाति है। अगर आदिम जनजाति की देखेंगे तो असुर हो गया, असुर के बाद आदिम जनजाति हम लोग 8 देखेंगे। जैसे एक वो असुर हो गया, असुर के बाद देखेंगे तो परहरिया हो गया, शब्बर हो गया, बिरहोर हो गया, बिरजिया हो गया, कोरवा, माल पहाड़िया और सूर्या पहाड़िया। जो चीक बड़ा है ना, जो ऑप्शन नंबर डी है, यह आपका चीक बड़ा अपने आप को सदान मानते हैं और यह प्राचीन गैर जनजाति है झारखंड के। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा जो सीट है वो झारखंड के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो आरक्षित नहीं है इनमें से कौन सा सीट है, तो ये लोहरदगा गोड्डा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। झारखंड में अगर हम लोकसभा में देखेंगे तो 14 सीट है। आप सभी जानते हैं 14 सीट है, जिसमें अगर देखेंगे तो एसी एसटी के लिए कितना सीट है बताइए, 5 है। एसी के लिए कितना सीट है, 1 है। तो एक है जो वो पलामू में रिजर्व है, और यहाँ जो बात की गई है गोड्डा, यह ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा, यह आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा पत्रिका रांची से प्रकाशित नहीं होती थी। तो देखिए, रांची से जो प्रकाशित नहीं होती थी, इससे बात की गई है जो कि झारखंड, ये झारखंड पत्रिका है ना, ये गुमला से प्रकाशित होती थी। 1937 ईस्वी में गुमला से प्रकाशित होती थी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इज राइट आंसर होता है। बाकी घर बंधु देखिएगा, आर्यवर्त देखिएगा, सोशल जनरल, तो ये सभी रांची से प्रकाशित होती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, झारखंड के सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ पे स्थित है। तो झारखंड में अगर सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना की बात करेंगे तो गोमिया में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। घाटशिला की बात करेंगे तो घाटशिला क्या है बताइए, तांबा बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। तेनू घाट में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है, और बोकारो में सबसे बड़ा बात करेंगे तो कोलवरी, जो कि वासरी है। तो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा। विस्फोटक कारखाना के बारे में बात की गई है। 7वां में देखिएगा, सीमन उरांव का संबंध किस खेल से है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सीमन उरांव की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका समाज सेवी से है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और इसे वाटरमैन ऑफ झारखंड भी बोला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे वाटरमैन ऑफ झारखंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जल एवं वन्य संरक्षण के क्षेत्र में इसे प्रमुख योगदान रहा और इसे पद्मश्री भी मिला गया। तो सीमन उरांव को याद रखेंगे, जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और यह संबंधित है समाज सेवी के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, किस झारखंडी नृत्य को सैनिक वेश धारण करके नृत्य करती है। तो ये जो है वो आपका पैका नृत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। पैका नृत्य सैनिक वेश धारण करते करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महुआ टाँड़ अभ्यारण्य ये जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो महुआ टाँड़ अगर हम लोग बात करेंगे तो यह कहाँ पे है बताइए, लातेहार में है, और यह जो है फेमस वो आपका है भेड़िया के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1976 में हुआ है। कहाँ पे है, ये आपका लातेहार जिला में है। नेक्स्ट है
सोहराई चित्रकला में किस देवता की विशेष चित्रण मिलता है? तो देखिए सोहराई चित्रकला में है ना, वो आपका जो देवता का चित्र मिलता है वो प्रजापति पशु देवी की मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कोहबर चित्रकला में तो सिकी देवी की मिलती है। तो याद रखेंगे सिकी देवी की बात करेंगे तो कोहबर कला में, और सोहराई चित्रकला में मिलता है पशुपति। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोहबर चित्रकला के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट है 11 में, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी जीवन और चित्रलेखी लिपि तथा मुहरे सभी साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में दिया है कि विकसित शहरी जीवन संबंधित इस सभ्यता में थी। तो ये तो सही है, इस सभ्यता में चित्रलेखी लिपि थी, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता में मोहरे प्राप्त हुए थे, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे डी है वह आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की जो रक्षा शास्त्र के ज्ञान नहीं था। अगर हम लोग बात करेंगे लोहे की ज्ञान की वैदिक सभ्यता में लोगों को पता चला था। तो ये जो है आपका डी से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो देखिए गोपथ ब्राह्मण है ना वर्थ वेद से संबंधित है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, भगवान बुद्ध के जीवन के 4 घटनाओं को सही से मिलन करें। तो अगर भगवान बुद्ध की हम लोग बात करेंगे तो इसका जन्म आप सभी जानते हैं लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो ये लुम्बिनी में हुआ था। तो जन्म की बात करेंगे तो जन्म कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी में, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश हो जाएगा। और कुशीनगर में इनका निधन हो गया था। तो ये मिलान करने वाला है, देख लीजिए इसमें मिलान करने वाला है और उधर है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का वह लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी वाला आंसर हो जाएगा जन्म से, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे इसका जो उपदेश, तो उपदेश कहाँ पे था? सारनाथ में था। तो सारनाथ वाला इसमें टिक आउट हो गया। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। निधन के अगर हम लोग बात करेंगे तो कुशीनगर में हुआ था। तो कुशीनगर डी का देखिएगा सी में। तो डी का इशू आपको सी से समझ में आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें कथन जो दिया है वो सही नहीं की बात की गई है। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका बी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे गंगा सागर जो चतुर्थ पंचमहल के शासनकाल में जो चामुंड राय नामक मंत्री की लगभग देखिएगा इसका शासन लगभग 1981 ईस्वी में बाहुबली गोमेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि बाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो देखिए प्राचीन काल में जो अगर हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यह है खरोष्ठी लिपि, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें पढ़ने का श्रेय देखेंगे तो यह मेसन है, प्रिसेंस है, नॉरिस है, लॉरेंस है और कनिंघम आदि विद्वानों को जाता है, जो कि ये लिपि पढ़ने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी के किस दास में बंगाल का बिहार का विजय प्राप्त हुआ था? तो मोहम्मद गोरी के किस दास में ने बंगाल और बिहार का विजय प्राप्त थी? तो ये जो बात करेंगे बख्तियार खिलजी, जिसका जो कार्यकाल देखेंगे तो 1193 से 1202 ईस्वी तक मध्य बिहार में जीता था। और ये नालंदा जो विश्वविद्यालय है बिहार के तहस नहस कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर देखिएगा जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है तो वह फिरोज शाह तुगलक नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना सिंचाई नामक के लिए एक कर लगाया था, जिसका अगर हम बात करेंगे तो हक ए सर्व के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या था ना कि जो भी इस नहरों से पानी का प्रयोग करता था उन्हें अपने पैदावार का 1/10 कितना 1/10 भाग में सरकार को देना पड़ता था। तो याद रखेंगे यह फिरोज शाह तुगलक है, जो कि नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, गोलकुंडा का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? तो गोलकुंडा का जो युद्ध हुआ था वह राजा कृष्णदेव और साथ ही साथ कुली कुतुब शाह, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, इन दोनों के बीच हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि कृष्णदेवराय विजय हो गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1347 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताया जाता है कि जाफर
जाफ़र खान नामक सरदार ने 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहम शाह की उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल साम्राज्य के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम थे ना, वह कौन से मुगल राज्य के समकालीन थे? तो ये जो समकालीन थे वह जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि अब कार्यकाल देखिएगा तो तुकाराम का जो कार्यकाल था वह 1608 से 1649 तक था। और इसका जो आप कार्यकाल देखिएगा जहांगीर का तो 1605 से 1627 तक था। फिर देखिएगा शाहजहां का तो 1627 से 1657 ईस्वी तक था। तो इसका जो राइट आंसर है वह जहांगीर था, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका समकालीन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कला मतलब इसको सीक्वेंस में सजाना है टाइम पीरियड के अनुसार। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो तुलसीदास के अगर हम लोग देखेंगे तो तुलसीदास का जो काल है वो 16वीं सदी में था। राजा राममोहन राय के देखेंगे तो 1772 से राजा राममोहन को 1772 से 1833 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। इसके बाद अगर देखेंगे दयानंद सरस्वती का तो 1824 से 1833 ईस्वी। इसके बाद फिर है आपका विवेकानंद जो कि 1863 से 1902। तो ये सबसे लास्ट में आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी सबसे लास्ट में देखिए कौन में है, 1902 आ जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 1902 है उसी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये जो अधिवेशन था वो आपका था लखनऊ अधिवेशन 1916। इस अधिवेशन को हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, कांग्रेस लिंक समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो इसने ये नारा दिया था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा, काकोरी कांड में पकड़े गए क्रांतिकारियों को राम प्रसाद बिस्मिल्ला खान की फांसी किस जेल में हुई थी? तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल्ला खान की जो किस जेल में फांसी हुई थी, यानी मतलब उस जेल का नाम पूछा जा रहा है। तो ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें याद रखेंगे, यह जो काकोरी कांड है वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था, घटित हुआ था। अब इसमें 29 क्रांतिकारियों पकड़े गए थे, जिसमें इलाहाबाद जेल में रोशन सिंह को, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो फैज़ाबाद जेल में अफ़ात उल्लाह खान को, फिर ठीक है गोडा जेल में देखेंगे तो राजेंद्र लिहड़ी को, और गोरखपुर जेल है ना वहीं पे राम प्रसाद बिस्मिल्ला खान को फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है गोरखपुर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो ये जो उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन जाकर जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड के जिम्मेदार रहे थे, जनरल ओ डायर ने हत्या की थी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इज राइट आंसर हो जाएगा, उधम सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी को भर्त्सना की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने ही गांधी जी के राजनीतिक धर्म को न लाने की सलाह दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 में देखिए, 26 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? तो पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है। पटकाई श्रेणी अगर देखेंगे तो हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ, ठीक है। और यह सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। पटकाई पहाड़ियों के असम के साथ साथ मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में संलग्न है, जबकि त्रिपुरा मिजो पहाड़ी से संलग्न नहीं है। तो त्रिपुरा देखिए ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा ये दिया है, राइट आंसर हो जाएगा, यह नहीं है। 27 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सर्वाधिक जो ऊंचाई पर स्थित है वो नाथुला दर्रा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। इसका जो ऊंचाई देखिएगा तो 14,450 फीट है, 14,450 फीट है इसका ऊंचाई। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो रोहतांग है जो कि 13,000 समथिंग है। फिर देखिएगा तो फिर आपका चांगी दर्रा है जो कि रोहतांग है 13,000 समथिंग है, जो जिला है 11,000 समथिंग है, और चांगी है वो 9,000 समथिंग है। तो ये जब नाथुला दर्रा है वो सबसे अधिक ऊंचाई है 14,450। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा से को छूता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश है वो अधिकतम राज्य को सीमा से छूता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो 8
राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से छूता है। तो ऑप्शन नंबर डी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखिए डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए डाफर जनजाति है ना, वह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है। तो गुजरात ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता को क्या कारण है? देखिए उनमें जलवायु को जो भिन्नता का कारण है वह उनकी ऊंचाई की भिन्नता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। किस अक्षांश पर वार्षिक तापमान न्यूनतम होता है, यानी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है? तो ये जो है भूमध्य यानी इक्वेटर पर वार्षिक तापमान सबसे कम होता है। यहाँ लगभग अगर देखेंगे तो वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान से ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है। इन क्षेत्रों में कोई भी शीत ऋतु नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए इज राइट आंसर हो जाएगा, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा तरीका जो मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने की है? तो कौन सी तरीका जो है मिट्टी उर्वरता को प्राप्त करने की है? तो इसमें जो तरीका है वो सभी है। इन सभी तरीकों से खेती के लिए मिट्टी की उर्वरता प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन सा बांध चंबल परियोजना का एक भाग है? तो देखिए चंबल परियोजना का जो एक भाग है वो आपका गांधी सागर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। मेथन की बात करेंगे तो ये दामोदर घाटी परियोजना में है, जो कि कहाँ पे है बोलिए? बराकर नदी। हीराकुंड है, यह उड़ीसा में है महानदी। और गोविंद सागर की बात करेंगे तो यह भाखड़ा नागल सतलुज नदी पे है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34। भारत के 15वीं 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य आबादी के ऋणात्मक विकास दर्ज किया? तो ये जो एक राज्य है आपका इसमें दिया है। 15वीं जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो भारत के सभी आबादी बढ़ी है, लेकिन सिर्फ नागालैंड को छोड़कर। तो नागालैंड जो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। झारखंड में माफ़ कीजिएगा, भारत में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है वो आपका स्थित है लखनऊ में, जो कि ऑप्शन नंबर लखनऊ नहीं दिया है तो इनमें से नहीं हो जाएगा, यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में है गन्ना अनुसंधान केंद्र। और स्थापना की बात करेंगे तो 1952 में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1946 में संपन्न संविधान सभा प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे 1946 के समय में तो भीमराव अंबेडकर अविभाजित जो भारत में बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग वाला हिस्सा था वहीं से निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में यह तो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। तो यह जो है ना बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव के निर्वाचन हो गए और ये भारतीय संविधान सभा का सम्मिलित हुए थे। तो अभी जो ये क्वेश्चन पूछा गया है 1946 के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए हो जाएगा, पूर्वी बंगाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए इनमें से किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेखन है? तो अनुच्छेद 48 ए में देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वन पर्यावरण संरक्षण के लिए 48 ए में दिया गया है। ठीक है, 45 में आप सभी जानते हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। और 39 ए की बात करेंगे 39 का कि इसमें सामान्य और न्याय निःशुल्क विधि का सहायता है। 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची के संबंधित नहीं है? तो संघ सूची से संबंधित नहीं है वो आपका कृषि, क्योंकि कृषि है वो आपका बताइए ये राज्य सूची का संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है। इनमें से कौन सा राज्य सबसे अंत में गठित हुआ? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो नागालैंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो नागालैंड आपका गठित हुआ है 1963 में 1 दिसंबर को। इसके बाद मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय गठित हुआ है 21 जनवरी 1972 को। हरियाणा गठित हुआ है 1 नवंबर 1966 को। लेकिन अरुणाचल प्रदेश है 20 फरवरी 1987 को गठित हुआ है, 20 फरवरी 1987 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे अंत में गठित हुआ है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में देखिएगा निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानता रक्षक माना जाता है? तो ये जो महानता का रक्षक माना जाता है वो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीटों का प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में देखिएगा पंचायती चुनाव के अनुसूचित जातियों के लिए पदों की आरक्षण की किस राज्य के लागू नहीं होगा? तो ये जो राज्य बताया गया है वो आपका
अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 243 घ ए के अनुसार प्रत्येक जो पंचायत है उनमें अनुसूचित जनजाति और अन्य जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होगा। लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार देखेंगे अनुसूचित जातियों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, इसलिए आरक्षित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें देखिएगा कि अनुच्छेद 243 घ 3 के अनुसार पंचायती के सभी स्तरों की महिलाओं के कितना जो आरक्षण है वो प्रावधान है, तो 33% है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इस किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय मूर्खता है, तो इसका जो स्टेटमेंट है ये बोला है आपका थॉमस कार्लाइल, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईए की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये जो स्थापना है वह हुआ है 1970 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कौन राज्य विधानसभा का निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो इसमें जो बताया गया है वो आपका 170 ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी देश के नागरिक द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवा कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का क्या कहा जाता है, तो जीडीपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्ति राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो समिति के अध्यक्ष थे वह पीसी महालनोबिस थे। ऑप्शन नंबर है वह सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब आपका डॉक्टर आर ए गाडविल और बी के राव ये सब समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन घटनाओं के कालानुक्रम से संबंधित, मतलब व्यवस्थित करना है टाइम्स के अनुसार। तो देखिए बैको का राष्ट्रीयकरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो बताइए बैको का राष्ट्रीयकरण कब 1969 में। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हरित क्रांति का, तो ये हरित क्रांति लगभग आपका था 1966 में, 1966-67 में ना, 1966-67 में। इसके बाद देखेंगे गरीबी हटाओ, जो कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये गरीबी हटाओ 1974 से 78 तक था। तो देखिए इसका जो कार्यकाल के अनुसार सजाएंगे तो सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो पहले होगा, ये हो जाएगा 1966 के बाद हो जाएगा 1969, इसके बाद हो जाएगा आपका 1974, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 में देखिएगा मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया, तो हम लोग बात करेंगे मुद्रा की दशमलव प्रणाली के अनुसार, तो 1957 में भारत की मुद्रा दशमलव प्रणाली प्रचलित में आया था, लेकिन 1957 से 64 ईस्वी तक टकसाल में उत्पादित पैसा को नया पैसा का कहा जाता था, लेकिन 1964 के बाद ही नया पैसा को पैसा हो गया, तो 1964 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज में इनमें से कौन सा सट्टेबाज नहीं है, तो स्टॉक एक्सचेंज है ना वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें अगर हम लोग चारों प्रकार के देखेंगे तो कौन कौन होते हैं ये जान लेंगे। 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपको तेजड़िया, और फिर होता है मंदड़िया, और फिर होता है स्टेक, और होता है एक वो लिमडक होता है, लेकिन दलाल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 किस कंपनी के अंदर किसी जानकारी का पता लगाकर ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है, देखिए ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है, ये है ना इनसाइडर ट्रेडिंग है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा अब दिया है ऑप्शन में इंट्रा ट्रेडिंग, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी शेयर को खरीद कर एक ही दिन या बाजार में बंद होने से पहले बेच दे तो उसको बोलते हैं इंट्रा ट्रेडिंग। अगर बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग, तो इसका मतलब यह होता है कि किसी शेयर को खरीद कर कुछ दिन या कुछ हफ्ते या 2 हफ्ते रोक कर इसे बेच देना, इसे अत्यधिक समय तक भी रोका जा सकता है चाहे तो। इसके बाद देखेंगे एस्केलेटिंग ट्रेडिंग, इसमें क्या होता है ना कि कुछ सेकंड शेयर बाजार में कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रखना या बेचना होता है। तो ये जो है आपका किसी कंपनी के अंदर किसी जानकारी का पता लगाना ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत के गरीबी को दूर करने हेतु था, तो ये ग्रामीण भारत के दूर करने हेतु आपका सभी था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे TRYSM का, तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसका बात करेंगे NREP का, तो N फॉर नेशनल, R फॉर रूरल, E फॉर एम्प्लॉयमेंट और P फॉर प्रोग्राम हो जाएगा। इसके बाद करेंगे IRDP का, तो I फॉर इंटीग्रेटेड, R फॉर रूरल, D फॉर डेवलपमेंट और P फॉर प्रोग्राम। तो इसका जो लक्ष्य था ना वह ग्रामीण क्षेत्रों को गरीबी उन्मूलन था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है
सरकार का कौन सा विभाग भारत की विदेशी व्यापार से नीति से संबंधित है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर पी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कहाँ पे मुफ्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो देखिए मुफ्त व्यापार क्षेत्र है वो कहाँ पे नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका तिरुपुरम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मुफ्त व्यापार क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे होने वाली व्यापार, आयात निर्यात वस्तुओं को सीमा शुल्क या सब्सिडी ड्यूटी इत्यादि सरल बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्षेत्र ये नहीं है मुफ्त व्यापार का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है IMF और SDR बास्केट निम्नलिखित में से किस मुद्दा को 2016 से जोड़ा गया? तो 2016 से जोड़ा गया की बात की गई है, तो यह है आपका रेनमिनकी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है एडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एडोस्कोप है ना, वह सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो कथन सही नहीं है इसमें देखिएगा तो वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है, ये तो सही है। तापमान बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन फिर सी में देखिएगा आयात तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु की ध्वनि वेग में प्रभावित नहीं होती है। डी में देखिएगा तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो डी है ना, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु की ध्वनि वेग में बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ वायु की घनत्व में कमी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है 58 में देखिएगा तो किसी तत्व के 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो ये जो बात की गई है, किसी भी तत्व के परमाणु संख्या क्या होता है, उसके नाभिक और उसके स्थिति प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो 2 2 4 ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा गैस गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ मिश्रित किया जाता है? तो वह था हीलियम। हीलियम का उपयोग इसलिए ऑक्सीजन के साथ किया जाता है क्योंकि यह अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वह ए इज राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इनमें से ड्रूप फल किसे कहेंगे? तो ड्रूप फल उसे कहते हैं ना, ड्रूप फल देखिए किसको कहते हैं ये जानेंगे। ड्रूप फल वैसे फल को कहते हैं जिसकी जो बाहरी छिलके होते हैं हो और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। तो इसमें कौन होगा बताइए? लीची होगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मानव तंत्र का एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो कौन सा मानव तंत्र का जो पाचन एंजाइम पूछा गया है तो कौन नहीं है? तो देखिए आपका गेस्ट्रिन एक तो हार्मोन है जो कि आमाशय के कोशिकाओं तथा जो ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है, जबकि ट्रिप्सिन, टर्निन और पेप्सिन ये सब पाचन एंजाइम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, नीम कोटेड यूरिया का उपयोग करने के लिए भारत सरकार का क्यों प्रोत्साहित करती है? तो देखिए भारत सरकार इसलिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि नीम कोटेड यूरिया में मृदा में यूरिया के घुलने की दर है ना वो कम कर देती है, जिससे फसल के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे फसल उत्पादन में अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर है वो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा कोल्ड ब्लड एनिमल नहीं है? तो कोल्ड ब्लड एनिमल नहीं है वह है आपका मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका जो है वो चमगादड़ हो जाएगा, कोल्ड ब्लड एनिमल। क्योंकि कोल्ड ब्लड एनिमल देखेंगे तो इनमें क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि आसपास के तापमान में परिवर्तन के साथ साथ एक स्थिर स्तर पर अपने तापमान को नियंत्रण करते हैं, जैसे मेढक है, गिरगिट है, मगरमच्छ है, मछली है। तो ये सब है लेकिन चमगादड़ नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलन करना है और कौन सा सही नहीं है? तो देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी ये सही है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तो फिर है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये भी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये आपका लखनऊ में, ये भी सही है। केंद्रीय उपोष्ण और उद्योग और अनुसंधान संस्थान ये श्रीनगर में नहीं है, ये आपका है लखनऊ में। ठीक है, यह है लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आरंभ हुआ था? तो यह जो हुआ था 1998 से हुआ था, जो कि अभी भी चल रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने के लिए है ना जेट्रोफा का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली मछली है।
तो ये जो है मछली प्रयोग होने वाली वह है आपका गेम्बूसिया फिश। गेम्बूसिया फिश ताज़े पानी की मछली का एक प्रजाति है और यह मच्छर के अंडे, लार्वा और अलावा पानी में भरे जीव, हाइड्रिडा, पौधे इत्यादि को चट कर देती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता का नाम क्या था? तो देखिए इसमें जो है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माता का नाम हुआ था सिमोन क्रे। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर का प्रथम निर्माता चार्ल्स बेबेज, जिसे कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? जनक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था? तो भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था पूछा जा रहा था। 1955 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 1955 में हुआ था। ये इंग्लैंड से आया था। इसका नाम अगर हम लोग बात करेंगे तो HEC, ठीक है, HEC2M था। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 में देखिएगा MSC ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? तो यह जो विकसित किया गया था वह आपका एप्पल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। भारत की किस राज्य ने सभी राज्य में संचालित मदरसों को बंद करके एक बिल पास किया? तो यह जो है वो आपका स्टेट है असम। असम में क्या हुआ था कि वहाँ के शिक्षा मंत्री जो बिस्वा शर्मा थी, उसने क्या किया कि इस मतलब 2020 में विधानसभा के बिल पेश किया और इस बिल के तहत राज्य के सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूल में परिवर्तन कर दिया। तो ऑप्शन नंबर जो है वो असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। भारत के सिरधुवीर पनडुब्बी को किस देश की अपनी नौसेना को शामिल कर दिया? तो ये जो बात की गई है भारत की जो सिरधुवीर पनडुब्बी है वह किस देश की नौसेना को शामिल कर दिया? तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो एक है आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, अब इसके बाद फिर ऑप्शन में देखिएगा तो है म्यांमार और ताइवान। तो ये म्यांमार के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक 2020 में कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया था वह आपका मनाया गया था 27 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। इसमें क्या है? एयरटेक कॉरपोरेशन को हाल ही में समाचार पत्रों को मुर्खियों में था किस संगठन के वाणिज्य शाखा है? तो ये जो संगठन है वो आपका है DRDO, जो कि ऑप्शन नहीं DRDO नहीं, इसरो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में देखिएगा तो किस सशस्त्र बल ने हाल ही में सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी SAI का नाम से मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है? तो ये है इंडियन आर्मी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और यह व्हाट्सएप की ही तरह है, टेलीग्राम की ही तरह समान है। तो यह एप्लीकेशन लॉन्च किया है इंडियन आर्मी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ यू ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? तो ये जो लक्ष्य रखा था वो 2050 ईस्वी तक रखा है। 2050 जो कि ऑप्शन 2050 ईस्वी तक रखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा देश 2020 तक एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है? तो यह बताया जाता है भारत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एशियाई विश्व बैंक के सबसे बड़ा कर्जदार और चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है केंद्र सरकार के किस प्रसिद्ध में मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करके योजना की घोषणा की है? तो यह जो की है वह उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है। तो इसी को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध जो मंदिर है वो पूरी तरह से सौरकरण करके योजना की घोषणा की है, जो कि कोणार्क। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ICC मेल जो कि क्रिकेट ऑफ द डिकेड का पुरस्कार किस क्रिकेटर को मिला? तो ये जो मिला है वो आपको मिला है विराट कोहली को, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। ईगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन का महिला खिताब जीता, वे किस देश की थी? तो वह किस देश की थी? वह पोलैंड की थी। पोलैंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। किस देश के अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया? तो ये जो आपका देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे क्या हुआ है ना कि यहाँ पे एक राष्ट्रगान जैसे यहाँ पे एक शब्द बदल दिया है, जैसे 4 वी आर यंग एंड फ्री की जगह पे 4 वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है। तो यहाँ पे बदला गया ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग में बिलियनर्स इंडेक्स जनवरी 2021 के अनुसार एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति अगर हम लोग बात करेंगे तो यह है आपका
जोग सांसान, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 में देखिएगा कि अभी हाल ही में भारत की सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्रनाथ बनी, जो वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह है आपका केरल से, और यह सबसे युवा मेयर बनी है। ठीक है, केरल से 21 वर्ष की मेयर बनी है और ये देश की सबसे युवा मेयर है, और वह केरल के तिरुपुरम में मेयर चुनी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे 84, तो 84 में देखिएगा ग्लोबल टीचर जो प्राइज़ 2020 में विजेता कौन रहे? तो ये जो आपका महाराष्ट्र के रंजीत दिसाने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यही बने हैं विजेता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए इनमें से कौन सा किताब जेके रॉलिंग द्वारा नहीं लिखा गया है? तो द ब्लू अब्रेला है, वह नहीं लिखा गया है। यह आपका लिखा गया है किसके द्वारा बताइए? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। 86 में देखिएगा भारतीय संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्याओं हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष की बात की गई है, ये ऑप्शन में देखिए कौन थे? तो ऑप्शन नंबर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में उद्यम और साहस दिलाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका अमृत देवी विश्वनय पुरस्कार, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका जो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है और यह प्रसिद्ध है बारहसिंगा के लिए। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों के लिए लिस्ट है? तो ये जानवर, फुंगी और पेड़, ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इनमें से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? तो मूंगा चट्टान का क्षेत्र की बात की गई है। तो देखिए भारत में 4 जगह मूंगा चट्टान का क्षेत्र है। पहले अगर देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार के साथ साथ एक कच्छ की खाड़ी, जो कि आप देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो खंबार की खाड़ी नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेविस कप की तहत, डेविस कप की तरह महिला का टूर्नामेंट है। तो देखिए डेविस कप, जिस तरह डेविस कप में केवल पुरुष भाग लेते हैं उसी तरह फेंड कप में केवल महिला भाग लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेंड कप। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो ये जो जीवनी है वह है पुलेला गोपीचंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 में देखिएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? तो ये जो भारत में लागू किया गया वह 2005 में, ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है 84 में देखिएगा 94 क्वेश्चन 2020 में ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है टाई स्टोरी 4 को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सियाचिन हिमनद कहाँ पे स्थित है? तो सियाचिन हिमनद की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह ग्लेशियर हिमालय का सबसे बड़ा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, यह ग्लेशियर अगर हम लोग देखेंगे तो यह नुरबा घाटी के उत्तर में स्थित है, नुरबा घाटी के उत्तर में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को उनकी किस लघुकन संग्रह के लिए दिया जाएगा? तो ये जो बात की गई है वह है चेक बुक, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थान नहीं है? तो ये जो संस्थान नहीं है वह है एडीबी। यह राष्ट्र संघ की संस्था नहीं है, बल्कि एडीबी के ये राष्ट्र संघ की संस्था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बाकी और देखेंगे जैसे आपका FAO है, IMF है, ILO है, ये सब सभी राष्ट्र संघ की संस्था है। अगर FAO के फुल फॉर्म बात करेंगे तो F फॉर फूड हो गया, A फॉर एग्रीकल्चर और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का बात करेंगे तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और IMF का बात करेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ADB का आप जान ही रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में नियमित जनगणना किसके शासनकाल में मानी जाती है? तो देखिए नियमित जनगणना की बात करेंगे तो लॉर्ड मेयो के तो शासनकाल में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुआ था ही, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में रिपन के काल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये जो राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग का अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया, किसे बनाया जाता है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से कौन सा देश अपनी मुद्रा बदलने जा रहा है? तो ये जो है आपका ईरान अपनी जो मौजूद मुद्रा जैसे रियाल है तो वह तोमांस में बदलने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है वह ईरान इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।